भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को आजादी मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सब कुछ लगभग वैसा ही है। 77 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय भी इस विभाजन का सबसे भयानक दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनका बलात्कार करने के बाद उनकी लाशें रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। यह भी हमारे ही देश में हुआ था और जब हम आजाद हो रहे थे 1947 में, तब हुआ था। और आज भी 77 वर्ष के बाद इसी देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश को जो आजादी मिली, उस आजादी से भारत की करोड़ों महिलाओं को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। और इस बात को आप इस महिला की चीखों से समझ सकते हैं, जो उस डॉक्टर के परिवार से है जिसके साथ कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ये दरिंदगी हुई थी। जरा सुनिए उस महिला डॉक्टर के परिवार की एक महिला क्या कह रही है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये महिला जो कह रही है, ये बात सुनने के बाद आज आपको शायद रात को नींद नहीं आएगी। और आप सोचिए, आज भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, जब 77 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए हमारे देश को, एक आम परिवार को, आम जनता को अपनी बेटी की लाश देखने के लिए भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और इस देश की हालत वो है कि अगर आपकी जान पहचान ना हो, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपका रसूख नहीं है, अगर आप बड़े बड़े नेताओं को जानते नहीं हैं, आपकी बड़े लोगों से जान पहचान नहीं है, तो आपको अपने बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। लाश देखने के लिए, अपने बच्चे की लाश लेने के लिए भी आपको घंटों तक लाइन में लगना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे सरकारी अधिकारियों के, तब जाकर आपको आपका यह अधिकार दिया जाएगा।
कितने दुख की बात है। और इस महिला ने जो आज बात कही है, असल में ये कितना कड़वा सच है जो आज आपको रात को सोने नहीं देगा। इन चीखों ने आज पूरे देश को निशब्द कर दिया है और आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि भारत में अभी और कितनी निर्भया जन्म लेंगी और कितनी महिलाओं के साथ वैसी ही दरिंदगी होगी जैसी निर्भया के साथ हुई थी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग उठा है, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब हमारे समाज में कुछ बदलाव होगा, हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा, लोग संवेदनशील हो जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन 2012 और आज 2024 में भी वही हो रहा है जो निर्भया के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है। और ये सब वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं जिन्हें जीने का पूरा अधिकार था। ये भी इसी देश की नागरिक थी। इनके ऊपर भी वही संविधान लागू होता है जो बाकी सब लोगों के ऊपर संविधान लागू होता है। आज यहां एक और सवाल यह है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ऐसा क्यों है कि वो इंसाफ को सिर्फ मजाक बनाकर रख देता है। और कोलकाता की इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। इंसाफ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले में जब इंसाफ दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को और पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए थी, तब उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश हुई और यह सिलसिला घटना के बाद से ही शुरू हो गया था, न जाने क्यों। 9 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे जब अस्पताल के सेमिनार हॉल से इस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ, तब अस्पताल के मैनेजमेंट ने इसे सबसे पहले आत्महत्या का मामला बताया और पुलिस ने भी अपने पहले बयान में यही कहा कि इस महिला डॉक्टर की मौत का कारण आत्महत्या हो सकता है, यानी इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही सेमिनार हॉल है जहां उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसकी हत्या हुई। यही वो जगह है। जबकि जिस हालात में इस डॉक्टर का शव मिला, उससे यह घटना कहीं से भी आत्महत्या की लग ही नहीं रही थी। हमारे पास उस दिन का एक वीडियो है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि इस डॉक्टर के शव पर गहरे चोटों के निशान थे और उसका शव अर्धनग्न हालत में था। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले ही इस घटना को आत्महत्या बताकर इस मामले को एक तरह से दबाने की कोशिश की। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें भी शुरुआत में यही बताया गया कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इस महिला डॉक्टर के माता पिता का यह आरोप है कि अस्पताल का मैनेजमेंट और पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर प्रभावित किया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का शव देखने तक नहीं दिया। और इस सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पुलिस की जांच के खिलाफ विरोध किया और उस पर दबाव बनाया, तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तब जाकर यह बात मानी कि यह एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान इस महिला डॉक्टर का परिवार और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स लगातार यह कह रहे थे कि यह हत्या के साथ बलात्कार का मामला है। लेकिन पुलिस ने यही कहा कि उसे यह मामला हत्या का लग रहा है और वो जांच करने के बाद ही इस घटना पर अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। अब सोचिए, पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पीड़ित का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, लेकिन न तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को हत्या और बलात्कार का माना और न ही अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया। ये सब लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया को बता क्यों नहीं रहे थे कि असली सच क्या है? उस महिला डॉक्टर के माता पिता की हालत देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी और ऐलान कर दिया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय रॉय पुलिस का ही एक वॉलंटियर है और उस दिन उसने अस्पताल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे और इन वीडियोस को देखने के बाद उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर
कोई भी व्यक्ति जाकर शराब कैसे पी सकता है? आप देखिए कि उस अस्पताल की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है। यह एक सामाजिक समस्या भी है। लोग शराब पीते हैं, इस जैसा दरिंदा पहले शराब पीता है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर हिंसक यौन उत्पीड़न के वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद बलात्कार करता है और फिर हत्या कर देता है। और यह बात हमारे देश की किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो सकती है। ये तो सिर्फ अस्पताल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। जो पहले शराब पिएंगे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सब मोबाइल फोन पर पॉर्न देखते हैं, इस तरह के अश्लील वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया और फिर हत्या का मामला फिर बताया और बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके यह कहा कि अब यह हत्या और बलात्कार का मामला है। और आरोप है कि पुलिस आगे भी इस मामले को इसी तरह से शायद घुमाती रही। पुलिस की तरफ से ऐसे कई बयान आए कि कुछ लोग इस मामले में गैंग रेप होने का दावा करके अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने पूरे दावे के साथ यह बात कही कि इस मामले में गैंग रेप नहीं हुआ है और इस घटना में एक ही आदमी शामिल है। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसे पढ़ने के बाद भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि यह रेप और मर्डर का नहीं बल्कि यह गैंग रेप और मर्डर का मामला है और इस घटना में एक से ज्यादा आदमी शामिल थे, जबकि पुलिस अब तक गैंग रेप की बात से लगातार इनकार करती चली आ रही थी। अगर इतना अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर वहां से मिला है तो ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता। इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तीसरी बात एक है और एक पॉइंट है पोस्टमार्टम में ये जो पुलिस ने बोलने का कोशिश कर रहा था कि पहले मर्डर फिर रेप हुआ था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नेगेट कर दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल दिस हैपेंड एंटी-मॉर्टम नॉट पोस्टमार्टम। एंटी-मॉर्टम मींस फर्स्ट शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज मर्डर्ड, नॉट द अदर वे अराउंड। अब सोचिए जितनी मेहनत इस पूरे मामले को दबाने में हुई, अगर उतनी ही मेहनत इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए हो गई होती तो अब तक सारे आरोपी सलाखों के पीछे होते और पूरे देश को सच अब तक पता चल गया होता। यहां एक और सवाल इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर भी उठ रहा है, जिनसे पुलिस ने पूछताछ करने में न सिर्फ बहुत देर की बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें शुरुआत से ही बचाने की कोशिश हो रही थी। और यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कही है। अब सुनिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे इस बात से काफी हैरानी है कि इस मामले में डॉक्टर संदीप घोष ने प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। क्यों नहीं दी? और जब उन्हें यह पता था कि उनकी एक छात्रा का शव अस्पताल के ही सेमिनार हॉल में अर्धनग्न हालत में मिला है तो उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला बताकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? आज इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और सोचिए अगर यह सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, हाई कोर्ट के जज के दिमाग में आ सकता है, तो क्या यह सवाल पुलिस के दिमाग में नहीं आना चाहिए था? जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए था? वहां जो सरकार है उसके दिमाग में यह सवाल नहीं आना चाहिए था? इससे भी बड़ी बात यह कि शुरुआत में जब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया तब इसे एक अननेचुरल डेथ यानी आत्महत्या का मामला माना गया, जबकि सच्चाई यह है कि इस महिला डॉक्टर का शव जिस तरह घायल और अर्धनग्न स्थिति में मिला उसमें आत्महत्या की संभावना तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी शव की, ऐसी स्थिति किसी आत्महत्या करने वाले के शव की हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने वो शव एक वीडियो में देखा है और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या की होगी। वो वीडियो ऐसा है कि एक रात नहीं महीनों तक आपको सोने नहीं देगा। और वो वीडियो मैंने देखा। भगवान ना करे कभी किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। लेकिन इतनी सी बात ना तो पुलिस को समझ में आई और ना ही अस्पताल के प्रबंधन को समझ में आई। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है
जो अभी दिखाई नहीं दे रहा और जिसे शायद दबाने की कोशिश हो रही है। और ये बात सही भी लगती है और इसमें सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अभी बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। असल में यह भी आरोप है कि इस घटना को सबसे पहले आत्महत्या का नाम इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया। ये उनके दिमाग की उपज थी कि इसे आत्महत्या बता दिया जाए। इसके बाद जब पुलिस ने यह कहा कि यह मामला हत्या और रेप का है और उसने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, तो संदीप घोष ने यह बयान दिया कि यह महिला डॉक्टर रात को अस्पताल में अकेले क्यों घूम रही थी और इसी के कारण उसके साथ यह बलात्कार हुआ और यह हत्या हुई। सोचिए, कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि इस महिला डॉक्टर को रात में अकेले अस्पताल में नहीं घूमना चाहिए था। इस बयान पर जब विवाद हुआ तो 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने अपने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया और नियमों के तहत इसके बाद पुलिस को इस प्रिंसिपल से पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो पुलिस ने ऐसा किया और ना ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने इस पर जोर दिया। उल्टा इस्तीफे के सिर्फ 12 घंटे बाद ममता बनर्जी की सरकार ने इस डॉक्टर को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसे बड़ी हैरानी है कि जिस प्रिंसिपल को घर बैठना चाहिए था उसे घर बैठा देना चाहिए था और पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उस प्रिंसिपल को इस्तीफे के बाद सरकार की तरफ से एक तरीके से इनाम दिया गया और यह मेहरबानी कई सवाल खड़े करती है। यानी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में उसे दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया। यहां दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि पुलिस का कहना है उसे सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय रॉय ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो रेप और हत्या के इस मामले में शामिल हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि जब चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एक ही सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशनल है और सेमिनार हॉल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह केस कैसे सॉल्व करने का दावा किया है। और आप तो जानते हैं हमारे देश में वैसे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन जहां अपराध होता है वहां पर अक्सर सीसीटीवी कैमरे या तो लगे ही नहीं होते और या फिर वो काम नहीं कर रहे होते। और इतने बड़े अस्पताल में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में भी आप सोचिए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं और अगर था भी तो ऑपरेशनल नहीं था। इससे आप हमारे देश के कॉलेजों की और अस्पतालों की स्थिति को समझ सकते हैं।